एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमारी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने में जो चीज़ें हेल्प करती हैं वो है आपका रिवीजन एंड प्रैक्टिस। रिवीजन एंड प्रैक्टिस भी आपकी तभी अच्छे से होगी जब आपको एग्जैक्ट पैटर्न एग्ज़ाम का सिलेबस पता होगा। ओके, अगर हमें पता हो कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है, क्या टॉपिक आएंगे इंपॉर्टेंट, किस पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके, तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है ना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपका जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली आपसे अटैम्प्ट हो जाते हैं। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस शेयर करेंगे जो आपके शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 के हैं। फर्दर वीडियोस के लिए चैनल से आप जुड़ जाइएगा। ओके, अगर आप चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक एनटीपीसी की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर चेकआउट करिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। आपको एक सीरीज़ दे दी गई है, उस सीरीज़ में आपको क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा आपको बताना है। ओके, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपका कितना इजी, मीडियम, हार्ड, किस लेवल का क्वेश्चन है ये आपका। ओके, सीरीज़ है आपकी D4 C3 B2A1। ओके, नेक्स्ट है H8 G7 F6E5। नेक्स्ट टर्म दिया है आपको L12 K11 J1019। ओके, J1019 है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट टर्म बताना है कि क्या होगा। ओके, ये सीरीज़ हो या कोई भी और अगली सीरीज़ हो आपकी, तो उसमें आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम आपको अल्फ़ाबेट की जो पोजिशनल वैल्यू है, प्लेस वैल्यू है, वो याद होनी चाहिए। अगर याद होगी तो आपको आसानी से वो सॉल्व कर लेंगे। ओके, जैसा कि हम जानते हैं H का जो D का जो यहाँ पर वैल्यू होता है वो 4 होता है और H का हमारा 8 होता है। ओके, यहाँ पर जो हमारा L है उसकी वैल्यू होती है 12, यानी +4 हो रहा है कहीं ना कहीं। तो नेक्स्ट जो टर्म होगा वो हमारा P होगा। ओके, सिमिलरली P की जो वैल्यू है वो हम लिख देंगे बगल में, क्योंकि बगल में उसकी वैल्यू लिखी है 16। जैसा हमें P और 16 पता चला तो तुरंत ही आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डेस्टिनी इज रिटन एज YNITSED, हाउ विल डिग्निटी विल बी रिटन इन एज इन दैट लैंग्वेज। ओके, सिंपल आपका एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि अगर डेस्टिनी को लिखा जाता है YNITSED तो फिर डिग्निटी को क्या लिखा जाएगा। ओके, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको जो रिवर्स है वो आपको लेटर देखने को मिलेंगे, यानी Y लास्ट एंड से उठकर आपका स्टार्टिंग में आ गया, देन T, उसके बाद I, और जो मिडल लेटर है उसकी वैल्यू सेम रही है। ओके, यहाँ पे भी जो मिडल लेटर है हमारा वो N सेम रहेगा और बाकी के जो लास्ट के 3 हैं वो रिवर्स हो जाएंगे, यानी Y, T और I। ओके, एंड ये हो जाएंगे आपके ऑपोजिट G, I और D। ये जो हाँ भी आपको देखने को मिल रहा है पैटर्न, वही आपका करेक्ट आंसर है, यानी सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ऑल फिलोसोफर आर रैशनलिस्ट एंड सॉक्रेट्स इज़ अ फिलोसोफर देन विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन फॉलो। यानी सभी फिलोसोफर जो हैं वो हमारे रैशनलिस्ट हैं और सभी सॉक्रेट्स हैं जो वो फिलोसोफर हैं, तो फिर कौन सा कंक्लूजन फॉलो होगा। ओके, देख लेते हैं। सभी सॉक्रेट्स जो हैं वो हो गए फिलोसोफर एंड सभी फिलोसोफर हमारे हो जाएंगे रैशनलिस्ट। ओके, लिख लेते हैं यहाँ पर सॉक्रेट्स फिलोसोफर और ये हो गए रैशनलिस्ट।
तो पहली कंक्लूज़न हम लोग देखते हैं, सोक्रेट्स इज़ नॉट रैशनलिस्ट। जो सोक्रेट्स हैं वो रैशनलिस्ट नहीं हैं, तो वो तो हैं बिल्कुल, सभी सोक्रेट्स जो हैं वो रैशनलिस्ट में आ रहे हैं, तो हमारा पहला वाला हो जाएगा गलत। नेक्स्ट है सोक्रेट्स इज़ रैशनलिस्ट, तो सोक्रेट्स हमारे रैशनलिस्ट हैं, तो ये वाला जो है सो कंक्लूज़न ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑल रैशनलिस्ट आर फिलोसोफर। ऑल रैशनलिस्ट आर फिलोसोफर, तो ये नहीं, ऑल रैशनलिस्ट फिलोसोफर नहीं, बल्कि ऑल फिलोसोफर हमारे रैशनलिस्ट हैं, ठीक है, ये हमारा ऑपोजिट लिखा है इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, नो फिलोसोफर आर रैशनलिस्ट, तो इनके कहने का अर्थ है कि रैशनलिस्ट और फिलोसोफर में कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन हमारा तो प्रॉपर ऑल का रिलेशन बन रहा है, इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, राइट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ए रिप्रेजेंट सब्सट्रैक्शन, यानी ए जहाँ लिखा है वहाँ पर आपको सब्सट्रैक्शन का साइन लगा देना है, बी रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन, सी रिप्रेजेंट डिवीज़न एंड डी रिप्रेजेंट आपका एडिशन, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3, बी, 4, डी, 5, ए, 6, सी, 1। ओके, तो अब यहाँ पर बी, डी, ए, सी ये सारे नंबर यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। ओके, तो 3 × 4 + 5 -6 और आपका ये हो जाएगा डिवाइड बाय 1। ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आपको मिलेगा 11। ओके, सिंपल था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन में आपके ये फ्री के नंबर होते हैं, आपको बस ध्यान देना होता है, जो आपको बोला जाए वैसा आपको लिखना है, ठीक है, वैसे ही सिंबल आपको रखने हैं और बस उसे बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ ए इज़ फादर ऑफ बी, बी इज़ फादर ऑफ सी, देन हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। ओके, ए जो है वो फादर है बी का, ए इज़ फादर ऑफ बी, यानी कहीं ना कहीं बी हमारा लोअर जनरेशन में आता है। ओके, ए हमारा अपर जनरेशन में होगा। नेक्स्ट लाइन कह रहा है बी इज़ फादर ऑफ सी, जो बी है वो भी हमारा फादर है किसका, सी का। तो अब सी का ए का रिलेशन क्या है, सी का ए से क्या रिलेशन है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें सी का रिलेशन यहाँ पे नहीं बताया गया है। ओके, क्या ये मतलब इसकी डॉटर है बी की या सन है, ये हमें क्लियरली नहीं बताया गया है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रैंड डॉटर हम कह नहीं सकते, ग्रैंड सन कह नहीं सकते, इसलिए ग्रैंड फादर नहीं होगा, क्योंकि सी का रिलेशन ए से बताना है, ना कि ए का सी से, इसलिए 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड टर्म इन सेम वे द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू फर्स्ट टर्म। सिंपल से आपको बताना है कि वायरस का जो रिलेशन डिसीज़ के साथ है वही आपका एक्सरसाइज का किसके साथ होगा, वॉकिंग, साइकिलिंग, हेल्थ या जॉगिंग। वायरस आपका डिसीज़ से जिस प्रकार रिलेटेड है उसी प्रकार एक्सरसाइज से क्या रिलेटेड है। ओके, सो यहाँ पर हेल्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वायरस कॉजेज डिसीजेस एंड रेगुलर एक्सरसाइज लीड्स टू गुड हेल्थ। थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, select the number from among the given option that can replace the question mark in the following series। आपको सीरीज़ है, आपको बताना है इसमें क्या पैटर्न चल रहा है और क्या आपका करेक्ट आंसर होगा, क्या आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। ओके, 156, 182, 210 और नेक्स्ट आपका क्या टर्म होगा, नेक्स्ट नंबर आपका क्या होगा। सो जब भी आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सीरीज़ के, तो आपको
इमीडिएटली ये चेक करना होता है कि कहीं कुछ सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ ऐड तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 156 से 182 जो नंबर पहुंचा, इसका आपका बहुत बड़ा डिफरेंस तो है नहीं। तो आपको पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऐसे चेक करना होता है। ओके, सो आप चेक करिए 152, 156, 182, 210। तो 156 में आपने 26 ऐड किया तो आ गया 182। 182 में आपने ऐड किया 28 तो आ गया 210। अब सिमिलरली आप क्या ऐड करेंगे, यहाँ से देखें तो 2 ऐड हुआ। ओके, तो यहाँ पर भी आप 2 ऐड कर दो। 2 ऐड करते यहाँ पर आपको 30 मिल जाएगा और 30 आपको 210 में ऐड करना होगा। आपकी करेक्ट वैल्यू 240 आ जाएगी, यानी थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ई इज़ ओल्डर देन सी, डी इज़ ओल्डर देन सी बट यंगर देन ई, ए इज़ यंगर देन बी एंड सी इज़ ओल्डर देन बी, हु इज़ द यंगेस्ट। सो यहाँ पर आपको इन्हें ऑर्डर में लगाना है और उसके बाद पता करना है कि सबसे छोटा कौन है, हु इज़ यंगेस्ट। तो आप इसे देखिए, ई इज़ ओल्डर देन सी यानी ई बड़ा है सी से, डी इज़ ओल्डर देन सी बट यंगर देन ई, यानी डी जो है वो आपका, डी इज़ ओल्डर देन सी, पहला स्टेटमेंट है ई इज़ ओल्डर देन सी यानी ई बड़ा है सी से। अगला है कि जो डी है वो सी से तो बड़ा है मगर ई से आपका छोटा है। ओके, नेक्स्ट लाइन है ए इज़ यंगर देन बी, ए जो है वो छोटा है बी से एंड सी से भी। ओके, बी से भी छोटा है और आपका सी से भी छोटा है। नेक्स्ट लाइन है सी इज़ ओल्डर देन बी, सी जो है वो बड़ा है बी से। ओके, तो यहाँ से हमें बताना है कि हु इज़ यंगेस्ट। सो देखिए, ई बड़ा है सी से, ई बड़ा है सी से और सी जो है वो बी से बड़ा है। तो इन सभी को अगर हम कंक्लूज़न देखें तो हमारा ए है जो वो सबसे छोटा निकल कर आ रहा है। ओके, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ए के साथ जो हमारा रिलेशन बना रहा है वो एक तो सी बना रहा है और दूसरा आपका ए के साथ रिलेशन बी ने बनाया है, और ए के साथ बी के साथ सी का रिलेशन है कि सी आपका बड़ा है बी से। तो सिंपल ये क्लियर हो गया कि ए सबसे छोटा है, ए इज़ द यंगेस्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन सेम वे एज सेकेंड टर्म इज़ रिलेटेड टू फर्स्ट टर्म। जो रिलेशन आपका हॉस्पिटल का हेल्थ के साथ है वही आपका स्कूल का किसके साथ है, इकोनॉमी, बुक्स, एजुकेशन या सोसाइटी। हम हॉस्पिटल जाते हैं अपने हेल्थ के इशू से रिलेटेड उसे सही करने। ओके, और हम स्कूल जाते हैं एजुकेशन से रिगार्डिंग, ओके, एजुकेशन से रिलेटेड, टू गेट एजुकेटेड। सो इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका ये बिल्कुल रिलेटेबल है। थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, 8 पीपल आर सिटिंग इन अ स्क्वायर टेबल। आपको ये पज़ल का क्वेश्चन है। ओके, स्क्वायर टेबल की यहाँ पर बात हो रही है। आपको इसके अकॉर्डिंग जैसा आपको बोला गया है वैसे वैसे सबको बैठाते जाना है, 8 पीपल को, एंड देन आपको बताना है हु इज़ सिटिंग डायगनली अपोजिट टू नीता। ओके, सो जैसा कि आपने अगर नहीं देखा है तो पज़ल की सीरीज़ स्पेसिफिकली चल रही है चैनल पर, उसमें आपकी 7 to 8 क्लास हो गई हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। उसमें बेसिक से लेकर और कैसे आपकी लेवल जब अप होते हैं पज़ल के तो उन्हें सॉल्व करना होता है, सभी बताया गया है, सारे ही पॉइंट्स। ओके, एंड पज़ल आपका एनटीपीसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है एंड आपका जो एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम आया है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ आपकी 8 लोगों की बात हुई है, स्क्वायर टेबल है।
8 लोग हैं जिन्हें आपको बैठाना है। तो सबसे पहले तो आपको ये 8 लोगों को ऐसे देख लेना होगा कि एंड सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन बोला है कि सबका जो फेस है वो सेंटर की ओर है। ओके, सो जब आपको ये गिवन ना हो कि आपका फेस ऑपोजिट है या सेंटर की ओर है, तो आपको सेंटर की ओर मान के चलना है। ओके, एंड यहाँ पर आप चाहें तो ऐसे एरो बना सकते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका जो पीपल हैं सभी के फेस हैं वो सेंटर की ओर हैं। ओके, सो पहली लाइन है आपकी, टीना इज सिटिंग ऑपोजिट उर्मिला। ओके, तो बैठा देते हैं, ये आपकी उर्मिला है और यहाँ पर आपकी टीना बैठी हुई है। नेक्स्ट लाइन है, उर्मिला हु इज़ सिटिंग बिटवीन शारदा एंड नीता। ओके, सो यहाँ पर आपको शारदा और नीता के बीच में उर्मिला बैठी है, तो यहाँ पर नीता और सो लाइन आपकी कह रही है कि उर्मिला हु इज़ सिटिंग बिटवीन शारदा एंड नीता। उर्मिला जो है वो शारदा और नीता के बीच में बैठी है, तो हम लोगों ने बैठा दिया। ओके, नेक्स्ट लाइन है कि शारदा इज़ डायगनली ऑपोजिट प्रिया। शारदा जो है वो डायगनली ऑपोजिट है प्रिया के, यानी डायगनली ऑपोजिट मतलब इस कॉर्नर में आपके प्रिया बैठ जाएगी। ओके, अगली लाइन है, प्रिया हु इज़ सिटिंग टू द राइट ऑफ विजया, यानी जो प्रिया है वो विजया के राइट में बैठी है, तो विजया की जो जगह है वो यहाँ फिक्स हो गई, इसके अलावा ये कहीं नहीं बैठ सकती। अगली लाइन है, विजया इज़ फेसिंग मधु, यानी विजया जो है वो आपका मधु को देख रही है, यानी यहाँ कहीं आपका मधु का जो है वो जगह होगी। ओके, अगली लाइन है, मधु हु इज़ टू द राइट ऑफ रीता। मधु जो है वो रीता के राइट में है, तो रीता के राइट में तभी होगा जब रीता को यहाँ पे बैठा देंगे। तो इस तरीके से मधु आपकी रीता के राइट में हो गई एंड हमारे जो 8 लोग थे ये बैठ गए। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो अब आपसे 1 5 कितने भी क्वेश्चन पूछे आपको वो सॉल्व आसानी से आपसे हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछा है कि हु इज़ सिटिंग डायगनली ऑपोजिट नीता। ओके, डायगनली अपोजिट नीता के, तो नीता का आप यहाँ बैठिए। ओके, और यहाँ पे आपके डायगनली अपोजिट है रीता। सो ऑप्शन नंबर 2 रीता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन, अगर आपको पज़ल में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पज़ल की सीरीज चैनल पर चल रही है, आप उसे ज़रूर देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ क्वेश्चन एंड 3 स्टेटमेंट आर लेबल, यानी आपको क्वेश्चन दिया है और उसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट्स है जो सफिशिएंट है आपको आंसर करने के लिए। ओके, सो क्वेश्चन आपको दिया है, हु इज़ शॉर्टेस्ट अमंग ए बी सी डी ई। तो आपको सबसे पहले स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और एक एक स्टेटमेंट्स को पढ़कर ये पता करना है कि क्या आपका जो आंसर है शॉर्टेस्ट है उसका पता चला। तो आपको सबसे पहले देखना है, ए इज़ टॉलर देन ई बट शॉर्टर देन डी। ए इज़ टॉलर देन ई बट शॉर्टर देन डी। ओके, यहाँ कहीं आपका डी है। अगला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है, बी इज़ शॉर्टर देन सी बट टॉलर देन ई। बी इज़ शॉर्टर देन सी। ओके, बट टॉलर देन ई, यानी बी जो है वो ई से बड़ा है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड को अगर कंबाइन करके देखें तो हमें जो है शॉर्टेस्ट का पता चल जाएगा, इसलिए हमें थर्ड स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, सो जो ऑप्शन है हमारा सेकंड वाला ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर सफिशिएंट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के ऊपर है। ओके, आपको क्वेश्चन दिया है, ए सी डी एफ जी आई जे एल एम ओ पी आर में नेक्स्ट टर्म पर क्या आएगा। ओके, सो सिंपल आपको सीरीज़ के जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हैं इनकी पोजिशनल वैल्यू याद कर लेनी होनी चाहिए। ठीक है, याद होनी चाहिए जो भी वैल्यूज़ हैं, देन आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। सो अगर आप देखें तो ए से जी, जी से एम, एम से नेक्स्ट पहुंचने में आपको +6 हो रहा है। ओके, सो इस तरीके से आपका यहाँ पर आपका नेक्स्ट टर्म आएगा एस। सिंपली जब हम सी में +6 करेंगे तब आई आएगा, आई में +6 करेंगे ओ आएगा, और ओ में आपका +6 करेंगे तो आपका यू आ जाएगा।
एस और यू जहाँ आपको मिल रहा है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको बताना है। ओके, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है, यानी 5, 12, 26, 54 क्वेश्चन मार्क 2, 2, 2, 4, 4, 6 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? ओके, 108, 116, 112 या फिर 110, कौन सी वैल्यू आपके क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आएगी आपको बताना है। सो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपका जो सीरीज़ का पैटर्न है वो इंटू 2 + 2 चल रहा है। ओके, इंटू 2 + 2, तो जब हम आपका 54 में इंटू 2 करेंगे तो आएगा कितना? 2 4 = 8, 2 5 = 10, एंड जब +2 कर देंगे तो आ जाएगा क्या? 110। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट टू द गिवन शेप। ओके, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम। ओके, सो अगर इन सभी की बात करें तो ये सभी आपके क्वाड्रिलेटरल होते हैं, 4 साइड होती हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेनी स्ट्रेट लाइन्स डज अ क्यूबॉइड हैव। एक क्यूबॉइड में आपकी कितनी स्ट्रेट लाइन होती हैं आपको बताना है। ओके, सो अगर ध्यान से आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर आपको टोटल जो स्ट्रेट लाइन्स हैं वो आपको 12 मिल जाएंगी। सिंपली काउंट भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो सिंपली आपकी 12 स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपका रीजनिंग का सीरीज़ का क्वेश्चन है। ओके, न्यूमेरिकल सीरीज़, नंबर सीरीज़ आपको बताना है नेक्स्ट टर्म क्या होगा। 214, 197, 179 और 160, इनमें से आपका कौन सा नेक्स्ट टर्म होगा? सो आपको सिंपली यहाँ पर जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ कुछ यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। में आपको देखना होगा कि या तो आपका सीरीज़ में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, कुछ ऐड हो रहा होगा। ओके, सब्ट्रैक्शन की भी अगर बात करें तो उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा होगा, या सारा ही डिजिट सेम होगा। जैसे 214 से 197 देखें तो आपका -17 हो रहा है। ओके, तो या तो आपका -17 सब जगह हो रहा होगा, या फिर आपका कुछ डिफरेंट पैटर्न शो हो रहा होगा। सो इस तरीके से आपका, अब हम अपनी इस सीरीज़ को देखें तो 197 से 179 आपको मिला -18, 179 से 160 में माइनस आपको मिला 90, तो नेक्स्ट आपका टर्म जो होगा वो -20 होगा, एंड देन आपको जो वैल्यू है वो 140 मिल जाएगी। सो इस तरीके से हमारा सीरीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, सो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ़ सम आर्टिस्ट आर सेलिब्रिटीज़, इफ़ सम आर्टिस्ट आर सेलिब्रिटीज़, ओके, एंड ऑल सेलिब्रिटीज़ आर मिलेनियर, ऑल सेलिब्रिटीज़ आर, ओके, इस तरीके से हम ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, इसे ड्रॉ कर लेते हैं। पहले तो कह रहा है इफ़ सम आर्टिस्ट आर सेलिब्रिटीज़, यानी सम आर्टिस्ट हमारे ये सेलिब्रिटी हैं, सभी सेलिब्रिटी मिलेनियर हैं, तो हमारा इनमें से कौन सा कंक्लूजन जो है वो फॉलो हो रहा होगा आपको बताना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट, तो पहला ऑप्शन कह रहा है नो मिलेनियर्स आर सेलिब्रिटी, यानी मिलेनियर और सेलिब्रिटी में कोई रिलेशन नहीं है, तो बिल्कुल हमारा रिलेशन है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। नेक्स्ट है ऑल आर्टिस्ट आर मिलेनियर, ऑल नहीं, हमारा जो रिलेशन है वो सम का है, इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है नो सेलिब्रिटीज़ आर मिलेनियर, यानी कोई भी सेलिब्रिटीज़ मिलेनियर नहीं है, जबकि हमारा जो क्वेश्चन में दिया है कि सभी सेलिब्रिटीज़ मिलेनियर हैं, तो इसलिए भी हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है सम आर्टिस्ट आर मिलेनियर, तो सम आर्टिस्ट हमारे मिलेनियर हैं, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि डॉलर, रुपी, येन, टका, ये आपका क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? इकोनॉमी, फाइनेंस, वेल्थ या करेंसी? तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपका करेंसी शो कर रहा है। ओके, जहाँ डॉलर आपका यूएसए की करेंसी है, रुपी आपका इंडिया की है, येन आपका जापान का है और टका आपका बांग्लादेश की करेंसी है। सो फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नंबर 20 है, आउट ऑफ 4 मटेरियल लिस्टेड 3 आर लाइक इन सम मैनर एंड 1 इज़ डिफरेंट, ऑड 1 आपको बताना है। गोल्ड, आयरन, सिल्वर एंड स्टील। सो अगर देखिए ऑप्शन नंबर 1 को, गोल्ड को, तो ये आपका मेटल है, आयरन आपका मेटल है, सिल्वर भी आपका मेटल है, लेकिन जो स्टील है ये आपका एक एलॉय है, और एलॉय होने की वजह से ये आपका बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, सो 4th ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। सुमित इज बिटवीन सुनील एंड सुष्मित। सुषमा इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ श्वेता। सुष्मित एंड सुषमा आर नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू सुष्मित ऑन हिज राइट साइड? ओके, सो ये आपकी बेसिकली पजल का एक क्वेश्चन है। सिंपली आपको 5 स्टूडेंट को बिठाना है, तो ऐसे आप 5 प्लेस बना लीजिए एंड देन आप जैसा पजल में कहता जाए वैसे आप करते जाइए। पहला स्टेटमेंट है आपका, सुमित इज़ बिटवीन सुनील एंड सुष्मित। ओके, सुमित इज़ बिटवीन सुनील एंड सुष्मित। ओके, यानी जो सुमित है, वो आपका सुनील और सुष्मित के बीच में बैठा है, तो आपका सुष्मित यहाँ पे बैठ जाएगा। एंड देन लाइन कह रहा है कि सुषमा इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ श्वेता। ओके, सुषमा जो है श्वेता के लेफ़्ट में बैठी है, यानी कहीं श्वेता आपकी यहाँ पर होगी तभी उसके लेफ़्ट में यहाँ पर सुषमा बैठ पाएगी। ओके, अगला लाइन ये कह रहा है कि सुमित एंड सुषमा आर नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। सुमित एंड सुषमा, ओके, तो हमारे ये बगल बगल में नहीं बैठे हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन जो पूछा है वो ये है कि हु इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू सुमित ऑन हिज राइट साइड? हु इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू सुमित ऑन हिज राइट साइड, यानी राइट में अगले नंबर पे कौन बैठा है? तो वो आपका सुनील बैठा है। सुनील आपका यहाँ पर 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सो चैनल पर चल रही है पजल की सीरीज़, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसे देख लें। ओके, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट व्हेन सीक्वेंसली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स विल क्रिएट आ रेपिटेटिव पैटर्न। ओके, सो ये आपके क्वेश्चन होते हैं, इन्हें आप ऑप्शन से अटेंड करें तो अच्छा रहता है। यहाँ पर 3rd ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो पैटर्न यहाँ आपका चल रहा है वो चल रहा है ए बी सी डी। ओके, ए बी सी डी, यानी 2 चीज़ों का रिपीटिशन हो रहा है, ए बी सी डी। ओके, तो ये आपका पैटर्न चल रहा है। इस तरीके से जो 3rd ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा, आपका वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन आपको दिया गया। स्टेटमेंट है, अ वेल्दी पर्सन हैज़ अ हायर चांस ऑफ हैविंग डायबिटीज़। एजम्पशन, मोस्ट ऑफ कॉज ऑफ डेथ अमंग वेल्दी पर्सन आर ड्यू टू डायबिटीज़। पुअर पर्सन डू नॉट हैव डायबिटीज़। सो जो हमारा स्टेटमेंट है उसके लिए ये दोनों ही एजम्पशन आपकी गलत हो जाएंगी, इसलिए 3rd ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, पहला ये कह रहा है कि मोस्ट ऑफ कॉजेज़ ऑफ डेथ अमंग वेल्दी पर्सन आर ड्यू टू डायबिटीज़, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि सारे ही जो वेल्दी पर्सन है वो डायबिटीज़ के जो डिसीज़ है उससे आपके डेथ हो रही है उनकी। सेकंड जो एजम्पशन है वो भी हम नहीं कह सकते कि सभी पुअर पर्सन को डायबिटीज़ नहीं होती। ओके, सो इसलिए दोनों ही हमारे नीदर ऑप्शन जो है 1st एंड 2nd इम्प्लिसिट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 29 है, अमन इज़ ओल्डर देन साहू। ओके, यानी अमन इज़ ओल्डर देन साहू, साहू इज़ यंगर देन कोमल, साहू इज़ यंगर देन कोमल बट ओल्डर देन मिलन। यानी पहली आपकी लाइन हो गई कि अमन आपका जो है वो बड़ा है साहू से। अगली लाइन हो गई कि कोमल से साहू जो है वो छोटा है मगर आपका मिलन से बड़ा है। ओके, अगली लाइन है, कोमल इज़ ओल्डर देन अमन बट यंगर देन उदय। उदय से जो कोमल है वो छोटी है लेकिन अमन से
बड़ी है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि हु इज़ थर्ड ओल्डेस्ट अमंग देम, थर्ड नंबर पे आपका ओल्डेस्ट कौन है इनमें से। तो इन तीनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपका आंसर अमन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, आपको एक पैटर्न दिया है जिसमें आपका जो फर्स्ट टू हैं ये चल रहे हैं, उसी में आपको सेकंड का पता लगाना है। ओके, DFBGHC, वैसे ही LNJ का क्या होगा। सो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ज़रूर एक देखने को मिलेगा। ओके, सो नेक्स्ट है आपका कि D से बना G, F से पहुँचे हम H पे, B से पहुँच गए C पे। ओके, सो यहाँ देखें तो हम लोग का +3 हुआ, F से H पहुँचने में +2 हुआ और B से C पहुँचने में +1 हुआ। तो बस यही पैटर्न हमको LNJ में लगा देना है। तो L से जब +3 करेंगे तो O मिल जाएगा, N में +2 करेंगे तो P मिल जाएगा और J में +1 करेंगे तो K मिल जाएगा। यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर OPK है थर्ड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। ओके, स्टेटमेंट दिया है सम वुमेन आर वाइज, ऑल वाइज आर इंजीनियर। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। कह रहा है सम वुमेन आर वाइज और ऑल वाइज आर आपका इंजीनियर। ठीक है, सम वुमेन आर वाइज और ऑल वाइज आर इंजीनियर। अब हम अपना कंक्लूज़न देखते हैं। तो पहला है सम वुमेन आर इंजीनियर, तो बिल्कुल ये रहे हमारी वुमेन एंड ये रहा इंजीनियर, तो हमारा पहला वाला तो ये फॉलो कर रहा है। अगला कंक्लूज़न देखें, अगला है ऑल इंजीनियर्स आर वाइज, यानी सभी इंजीनियर हमारे वाइज हैं। देखिए बात एकदम उल्टी है, सभी वाइज जो हैं वो तो इंजीनियर हैं। अगर ऐसा कहता तो ये स्टेटमेंट आपका सही होता, लेकिन इसका जस्ट उल्टा बोल दिया है, कह दिया है सभी इंजीनियर वाइज हैं, तो इसलिए हमारा ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और ओनली कंक्लूज़न फर्स्ट फॉलो जहाँ पर है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है, आपको सिंबल दिए हैं, इन सिंबल को आपको जैसा कहा जा रहा है वैसे चेंज कर देना है। ओके, एंड देन आपको ये सारी क्वेश्चंस जो दी हैं, क्वेश्चन हैं, इन्हें सॉल्व करना है। ओके, सो सबसे पहले तो आपको ये लिख लेना होगा कि सिंबल का मीनिंग, यहाँ पे प्लस का मीनिंग दिया है आपका मल्टीप्लाई, माइनस को बोला गया है आपका कि बोल दो प्लस, मल्टीप्लाई को कहा है डिवाइड एंड देन डिवाइड को कहा है आपका माइनस। सो इस तरीके से आप कहीं साइड में ये एक जगह लिख लीजिए एंड आपको इज इक्वल टू के लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लानी है। तो आपको इक्वल टू के जो लेफ़्ट हैंड साइड पे इक्वेशंस दी है उसमें साइन को बदलने के बाद बॉड मास लगा के सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद जो राइट हैंड साइड है वो आनी चाहिए। तो ये आपको बिल्कुल ऑप्शन वाइज इन्हें करना होगा। इनको करने का एक तरीका ऐसे होता है कि आप सबसे पहले सी वाले ऑप्शन को उठाएं। ओके, इसको सॉल्व करें। सी ऑप्शन को उठाएंगे तो आपके चांसेस हैं कि आपका शायद 60% करेक्ट आंसर आ जाए, 70% करेक्ट हो जाए, यही वाला ऑप्शन सही हो। नेक्स्ट आप ये कर सकते हो कि आप बी वाला ऑप्शन उठाओ। ओके, सो इस तरीके से आप जो ऑप्शन से करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें सबसे पहले सी ऑप्शन को उठाएं देन बी को। ये आपकी एक थोड़ी ट्रिक होती है जिससे कि आप आसानी से अपने आंसर तक पहुंच सकते हो और टाइम आपका कम वेस्ट होगा। नहीं तो पता चला ऑप्शन नंबर 1 से उठाया, 1 को सॉल्व किया, सेकंड को सॉल्व किया, फिर थर्ड पे पहुँचे, पता चला यही तो आंसर था। सो इस तरीके से टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको सॉल्व करना होता है। एंड इस क्वेश्चन को भी जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमें जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ओके, सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट है, सो जिस तरीके से पिछले वाले क्वेश्चन में हमने साइन को चेंज किया था, अभी क्या है कि हमको ए प्लस बी के साथ एक रिलेशन दे दिया है, यानी जो हमारे प्लस माइनस इंटू और डिवाइड है इनके साथ हमें एक दिया गया है रिलेशन। सो देन आपको ये सब करना होगा
ओके, यानी सॉल्व करना होगा। सो बोला है a प्लस बी मीन्स a इज़ डॉटर ऑफ b, यानी b की डॉटर है a। इसी तरीके से a माइनस बी मीन्स आपका a इज़ वाइफ ऑफ b। अगला है a मल्टीप्लाई बाई b मीन्स a जो है वो सन है किसका, b का, यानी a जो है वो सन है। अगला है कि फिर आपको दिया इक्वेशन p मल्टीप्लाई q माइनस s को आपको सॉल्व करना है, तो आपको क्या रिलेशन मिलेगा, कौन सा इनमें से ट्रू है। सो सिंपली आपको ये सब चीज़ें सॉल्व कर लेनी है। देन आपको सिंपली ये इक्वेशन लिखनी है। जब आपके समझ में आ जाए तो आपको ये इक्वेशन लिखनी है p इंटू क्यू माइनस एस। अब इसको एक बार पूरा फैला कर लिखिए, जैसे कि बोला है ऊपर p इंटू क्यू, तो p इंटू क्यू, a इंटू बी का मतलब क्या था, a इज सन ऑफ b, तो p इंटू क्यू मतलब क्या हो जाएगा, p इज सन ऑफ q, राइट। देन हमें दिया है q और s के बीच का रिलेशन q माइनस s, यानी q इज़ वाइफ ऑफ s। ओके, तो s हमारा कहीं यहाँ हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारा, इसको हमने ओपन करके लिख लिया। अब हमसे जो पूछा है ऑप्शन उसे देख लेते हैं। तो कह रहा है पहला कि q इज़ फादर ऑफ p, तो क्या q p का फादर है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो मदर है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला है p इज़ डॉटर ऑफ q, p इज़ अ डॉटर ऑफ q, ओके, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सन है। ओके, अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि s इज़ द फादर ऑफ p, तो जी हाँ, जब ये हमारी फीमेल है तो ये हमारा मेल हो गया। ओके, तो इस तरीके से अगर देखें तो हमारा फिर थर्ड वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी जो s है वो आपका फादर है p का। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है आपका कि कुछ आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिए हैं। स्टेटमेंट है आपका कि रेगुलरिटी इज़ अ कॉज फॉर सक्सेस इन एग्ज़ाम, सम इर्रेगुलर स्टूडेंट पास इन द एग्जामिनेशन। कंक्लूजन दिया है कि ऑल इर्रेगुलर स्टूडेंट पास इन एग्जामिनेशन, तो नहीं, क्योंकि हमें दिया गया है सम रेगुलर स्टूडेंट जो हैं वो पास होते एग्ज़ाम में, तो आप ऑल कैसे लिख सकते हो, तो पहला वाला आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सम इरेगुलर स्टूडेंट फेल इन एग्ज़ाम, तो बिल्कुल जब सम हमारे पास हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो फेल हो रहे होंगे ना, तो इसलिए जो हमारा सेकंड कंक्लूज़न है ये फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, इनमें से कोई एक डिफरेंट है, आपको उसका पता लगाना है। ओके, 7 2 5 6 3, अगर इन सभी डिजिट को हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमें मिलेगा 23। ओके, सिमिलरली 5 2 6 3 7 को ऐड करेंगे तो भी हमको मिलेगा 23। 5 6 3 7 2, इन सभी डिजिट को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 23, यानी ऐसे 5 + 6 + 3 + 7 + 2, इस तरीके से सारे डिजिट्स को ऐड करने पर हमें 23 मिलेगा। लेकिन जब हम ऑप्शन नंबर 4 के सभी डिजिट को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 25। ओके, सो हमें मिला 25, इसलिए जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है ये तो डिफरेंट हो गया और यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है ABCDE आर सिटिंग इन अ लाइन, C is sitting at the west and E is the neighbor of B and C. Between A and C there are 2 person who is sitting at द ईस्ट एंड, यानी आपका सिंपल एक लीनियर पजल है। ओके, आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बोला है ABCDE, यानी 5 लोग हैं तो 5 ऐसे आप
इनकी प्लेसेस बना दीजिए। ओके, ये हो गए 5 लोग। एंड आपको इनकी डायरेक्शन दी नहीं गई है, इसलिए आप इनकी डायरेक्शन को नॉर्थ मानिए। ओके, और सिंपल एक ये भी पूछा है कि हु इज़ एट सिटिंग ईस्ट एंड, तो ईस्ट एंड हमारा तभी आएगा ना जब इनका जो फेस है वो ऐसे नॉर्थ की ओर होगा। ओके, सो इनका फेस आप नॉर्थ की ओर माने एंड जैसा कहता जाए वैसा अब करते जाएं। सी इज़ सिटिंग एट द वेस्ट एंड, यानी सी जो है हमारा वो यहाँ कहीं बैठा है। ओके, यहाँ पे बैठा है। फिर कह रहा है ई इज़ द नेबर ऑफ बी एंड सी, जो ई है वो ई और बी और सी का नेबर है, यानी कहीं ई यहाँ बैठा होगा तभी तो ये बी और सी का ऐसे नेबर हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट लाइन है कि बिटवीन ए एंड सी देयर आर 2 पर्सन, ए और सी के बीच में केवल 2 लोग हैं, तो फिर ए को यहीं पे बैठना चाहिए, तभी तो बीच में ऐसे 2 लोग हो पाएंगे। बचा डी, तो डी आपका यहाँ बैठ जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हमने देखा कि पजल तो हमारी पूरी ड्रॉ हो गई है। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा है कि ईस्ट एंड में कौन बैठा है, तो ईस्ट एंड में हमारा बैठा है डी, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। आपको इंटरनेट का कोड दिया है, ये रिमेंबर का कोड आपको बताना है कि क्या होगा। सो सिंपली आप पहले इंटरनेट को ऐसे लिख लें एंड उसके नीचे आप उसका कोड लिख लें। राइट, RETN और I। ओके, अगर आपको इनकी पोजिशनल वैल्यू याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं याद है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो I है वो उठकर यहाँ आ गया। ओके, T कोने का एंड पे था, वो यहाँ एंड, T जो है आपका एंड में था वो स्टार्टिंग में हो गया। सो ये जो पज़ल है ना वो क्रॉसवर्ड डायगनली जो है उन अपने नंबर्स चेंज कर रहे हैं। ओके, इस तरीके से जैसे R यहाँ था, E यहाँ हो गया। सिमिलरली आपको रिमेंबर का भी चेंज कर देना है। तो जब आप रिमेंबर के वर्ड हैं वो चेंज करेंगे तो आप कॉर्नर से लिखना स्टार्ट करिए। R ये, ओके, ये R यहाँ आ जाएगा, देन आपका E, देन B, ओके, देन M, देन EMER। इस तरीके से आप इसको उल्टा लिख दें तो आपको आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये तो था आपका फर्स्ट तरीका क्वेश्चन को फाइंड आउट, आंसर को फाइंड आउट करने का। ओके, नेक्स्ट आपका एक और तरीका था जब आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके इसे कर सकते थे। पहला कि आपको रिमेंबर वर्ड जो है इसे शॉर्ट करना है, ठीक है, इसको डिकोड करना है। तो उसमें क्या है आपका कि देखिए W तो कहीं आ ही नहीं रहा है लेटर, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में हमें W दिया है, तो W वाला तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। अगले ऑप्शन को देखें तो आपको दिया है I, और रिमेंबर में कहीं भी I नहीं होता। जो रिमेंबर की स्पेलिंग है हमारी उसमें कहीं I नहीं होता, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड वाले का देखें तो इसमें दो आपको T दिए हैं, TA, सो इसलिए भी हमारा ये गलत हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन बचा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सो इस तरीके से आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, मगर आपके इस टाइप के क्वेश्चंस को आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, लेकिन आ ही जाते कभी कभी, तो आप ये भी कर सकते हैं। सो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपको 25 16 दिया है, तो 41 के बाद क्या आएगा आपको ये बताना है। इन दोनों में क्या ही रिलेशन बनेगा। ओके, यानी 25:16, 41:what आपको पता करना है। सो सिंपल है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो पैटर्न फॉलो हो ही रहा होगा, तो आपको बस वही पता लगाना है। ओके, तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर हम 25 में से 9 को माइनस करते हैं तो हमारा 16 आ जाता है। 41 से भी अगर हम 9 माइनस करेंगे 9, तो हमारा आ जाएगा 32, एंड यही ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीरीज़ का, अगेन 2, 6, 12, 20 क्वेश्चन मार्क क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर? 2, 6, 12, 20 क्वेश्चन मार्क। ओके, सो 2, 6, 12, 20। सो इसमें आपका कुछ ऐड हो रहा है, जैसे यहाँ +4 ऐड हुआ, 6 से 12 पहुँचने में 6 ऐड हुआ, 12 से 20 पहुँचने में आपका 8 ऐड हुआ, यानी 4 का जो आपका मल्टीप्लाई है टेबल उसके पैटर्न में ऐड हो रहा है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12, यानी आपका यहाँ पे आएगा 10 ऐड होगा और यहाँ पर 12 ऐड होगा। ओके, सो 20 में 10 ऐड होगा तो आपका 30 आ जाएगा, एंड 30 में 12 ऐड होगा तो 42 आ जाएगा। इस तरीके से 30 एंड 42 आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन फॉलोइंग सीरीज 8, 27, 64, 125, 216। सो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि कुछ इसमें बड़ी मात्रा में मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, थोड़ा नहीं, छोटा नहीं, ज़्यादा हो रहा है। तो फिर आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, क्यूब और स्क्वायर के बारे में सोचें। एडिशन और सब्सट्रैक्शन से काम नहीं चलेगा यहाँ पर। ओके, सो अगर हम ध्यान से देखें तो आपका 8 होता है 2 का क्यूब, 27 होता है 3 का क्यूब, 4 का क्यूब आपका होता है 63, 64। नेक्स्ट आपका 5 का क्यूब एंड देन 6 का क्यूब। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, वो होगा 7 का क्यूब, यानी 3, 4, 3। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है इसमें ऑड वन आउट का पता करना है। लेपर्ड, काऊ, डियर, टाइगर में से क्या डिफरेंट है? ओके, सो बात करें ऑप्शन नंबर 1 लेपर्ड की, तो लेपर्ड आपका एक वाइल्ड एनिमल है, टाइगर आपका वाइल्ड एनिमल है, डियर आपका वाइल्ड एनिमल है, बट काऊ आपका वाइल्ड एनिमल नहीं है, यह आपका डोमेस्टिक एनिमल है, यानी ओके। और बाकी सभी आपके कौन से हैं? वाइल्ड एनिमल्स। सो इस तरीके से जो काऊ वाला ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है एनिमल और उनका साउंड आपको दिया गया है। सिमिलरली नेक्स्ट आपका क्या मैच करेगा? कैट का म्यू होता है, तो फिर आपका इनमें से क्या है? जैकॉल का हूट, बुल का क्रो, आउल का हिस। तो आउल का हिस नहीं होता, ठीक है, ये गलत। बुल का क्रो भी नहीं होता, जैकॉल का हूट नहीं होता है, लेकिन डक का क्वैक आपका सही है। सो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये सिंबल पे बेस्ड आएंगे अब। ओके, आपको देखने को मिलेंगे आगे। सो यहाँ पर आपको ये दिया है, एक कुछ पैटर्न चल रहा है इन सर्कल्स में। ओके, एंड आपको पता करना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ये क्वेश्चन मार्क है। ओके, सो कुछ ना कुछ तो फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 में चल रहा होगा, जो हमें अपना x का वैल्यू पता चल जाए। इसके लिए आपको करना होगा कैलकुलेट। ओके, सो यहाँ पर देखें तो 10 से हुआ आपका 8, 8 से फिर 8, फिर 0। ओके, 9 से 6, 7 से 3, 8 से 4 से 6 से आपका क्या होगा आपको बताना है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर हम 10 और 8 का मल्टीप्लाई करा दें तो हमें ये जो वैल्यू दी गई है 80, ये प्राप्त हो जाएगी। ओके, यानी 10 का 8 से अगर मल्टीप्लाई कराएं तो हमें 80 मिल जाएगा। 80 और 80 हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली जब 9 से 7 का हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा 63, ये आपका दिया गया है। ओके, नेक्स्ट हमें 8 से 6 का मल्टीप्लाई कराना होगा तो हमें मिलेगा 48, यहाँ पे हमारा 8 आएगा। ओके, 8 ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, सो क्वेश्चन नंबर आपका ये
काउंटिंग पे बेस्ड है, यहाँ पे काउंट करना है नंबर ऑफ़ पैरेललोग्राम्स कितने हैं ओके फिगर में। तो आपको ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है हाउ मैनी नंबर ऑफ़ पैरेललोग्राम्स इन द फॉलोइंग फिगर ओके। सो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके 10 11 इस तरीके से जब आप काउंट करेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा और आपका 18 यानी 18 ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है यहाँ पर एक आपको ये टेबल दी गई है, इस टेबल में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है ओके। सो यहाँ पर आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो बॉक्स जो आपके ऊपर का दिए गए हैं 9 + 8 को अगर हम ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 17। देन 17 आपको यहाँ लिख देना है। फिर आप अगर 17 + 8 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 25 आपका यहाँ आ जाएगा ओके। देन आपको 25 + 16 करेंगे तो आपको मिलेगा 41, बस यहाँ पर आपका 41 आ जाएगा। देन अगर आप 41 एंड 8 को ऐड करेंगे तो आपका 49 आ जाएगा जो आपको यहाँ दिया गया है। सो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर 1 है 41 वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर हाउ मेनी हॉकी प्लेयर्स आर प्लेइंग फुटबॉल। हाउ मेनी हॉकी प्लेयर आर प्लेइंग फुटबॉल। हॉकी प्लेयर कितने हैं जो आपके फुटबॉल खेल रहे हैं, 55, 35, 41 या फिर 22 ओके। सो सिंपली आपको देखना है जो भी आपके ये हॉकी के प्लेयर हैं ओके उनमें से फुटबॉल कितने खेल रहे हैं। ये आपके हॉकी के प्लेयर हैं जिनमें से फुटबॉल आपके खेल रहे हैं 22 एंड 19। तो 22 एंड 19 को आप ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 41 ओके। सो 41 आपका ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3rd करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आपको ये क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पर आपसे क्या आएगा ये आपसे पूछा है ओके। सो इसमें भी कुछ ना कुछ तो लॉजिक आपका चल ही रहा होगा जिसे आपको पता करना है। ऑप्शंस आपको दिए हैं 32, 34, 36 या फिर 42 ओके। सो रो 1 को देखें तो आपका 20, 16 और 33 दिया है। जब हम 20 में 16 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कुछ 36, लेकिन ये हमारा सॉल्व तो नहीं हुआ, इसलिए अगर हम 20 + 16 + 33 कर दें तो हमें मिलेगा 69 ओके। नेक्स्ट हम 3rd रो में ऐसा करके देखें तो 27 + 19 + आपका 23 करेंगे तो आपको मिलेगा 69 ओके। सो हमने ये देखा कि अगर हम इन सारे ही नंबर्स को सॉल्व करें, ऐड करें तो हमें 69 मिल रहा है। तो अगर हम 22 और आपका 15 इसे ऐड कर लें ओके इन दोनों को तो आपको मिलेगा क्या 7 एंड 3 37 ओके। जब हम को ये 37 मिल गया तो हम अगर 69 में से 37 को माइनस कर देंगे तो हमें एक ये जो नंबर x है ये मिल जाएगा ओके। सो चलिए माइनस करते हैं, 9 में 7 गया तो 8 9 2 आपका बचा एंड 6 में 3 गया तो 3 बचा, 32 आपका यहाँ पर एक नंबर हमें प्राप्त हो गया। सो x के यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आएगा आपका 32 ओके। इसको करने का एक और तरीका भी है। सो अगर आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे ये जो मिसिंग नंबर है ओके। सो इसे लिख ले 22 + x + 15 = 69। सो अब आप इसे ऐड कर दें तो हो जाएगा 5 2 7 3 37 + x = 69।
x बराबर हो जाएगा 69, ये है यहाँ पर प्लस का, उधर हो जाएगा जाकर माइनस का। जब ये माइनस का हुआ तो यहाँ पर बचा हमारा क्या 32। ओके 32 इस तरीके से भी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो दोनों ही तरीके हैं, जो भी आपको सही लगे आप वैसे सॉल्व कर लें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपका जो 32 वाला ऑप्शन नंबर 1 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन मैन, फादर एंड ब्रदर। सो आपको बताना है फर्स्ट वाला ऑप्शन, सेकेंड वाला, थर्ड वाला या आपका फोर्थ वाला, कौन सा ऑप्शन आपका बेस्ट शो कर रहा है रिलेशन बिटवीन मैन, फादर एंड ब्रदर। ओके सो अगर ध्यान से देखें तो आपका जो मैन होता है इसी में आपके ब्रदर एंड फादर इसी कैटेगरी में आते हैं। ओके यानी मेल कैटेगरी में। सो जो सेकंड ऑप्शन होगा आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन है आपका कि आपको एक ये टेबल दे दी गई है, इस टेबल में कुछ आपका फॉलो हो रहा है जिसे आपको पता करना है। ठीक है, जैसा कि ऊपर क्वेश्चन हम लोगों ने कभी डिस्कस किया था जिसमें आपका क्वेश्चन मार्क वाला था, उसमें आपको ऐड करके कुछ माइनस करना था। ठीक है, लेकिन इसमें आपका कुछ और ही चल रहा है, इसलिए इसकी अलग कोई इसमें अलग कुछ पैटर्न हो रहा होगा, लॉजिक फॉलो हो रहा होगा। ओके सो अगर इसमें देखिए ध्यान से, सो ये आपका हो गया कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, यानी ये जो है कंप्लीट खुद में कुछ है। ठीक है, कुछ तो पैटर्न इस तरीके से इसमें चल रहा है। तो अगर ध्यान से देखें तो फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर, जब आप इसमें थर्ड नंबर को ऐड कर देंगे तो आपको फोर्थ नंबर मिल जाएगा। ओके यानी 90 को आप डिवाइड करिए 5 से, आपको मिल रहा क्या 18 मिला, और जब 18 में आपने 7 को ऐड किया तो आपको 25 मिला। सिमिलरली आप फर्स्ट नंबर को मतलब डिवाइड करें सेकेंड नंबर से, तो यहाँ पर 80 को डिवाइड करेंगे 4 से तो मिलेगा क्या 20, और 20 में जब 6 को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 26, यानी आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा 26, जो कि आपका थर्ड वाला ऑप्शन है। ओके सो आप एक बार फिर से देख लीजिए, फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर इज इक्वल टू फोर्थ नंबर। ये लॉजिक इसमें आपका फॉलो हो रहा है, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। जो थर्ड वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 26, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट सो यहाँ फिनिश होते हैं हमारे आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर के ये सारे ही क्वेश्चन। ओके प्रैक्टिस के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको ये जानने में इम्पॉर्टेंट है कि आपको किन किन टॉपिक्स की प्रिपरेशन करनी है, क्या टॉपिक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ओके सो चैनल पर न्यू है तो चैनल से जुड़ जाइएगा फर्दर वीडियोस के लिए, और आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।